हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जिस फंगस को हम पढ़ेंगे वो है पक्सीनिया, जो कि अधिकतर गेहूँ, जौ, जई, ज्वार, ये जो धान्य फसलें हैं उनके अंदर रस्ट डिजीज़ कॉज करती है। और पक्सीनिया का नाम पक्सीनिया उसको उसका उसके इन्वेंशन करने वाले साइंटिस्ट जो कि इटली के थे, टी पक्सिनी, उनके नाम पर पड़ा। और ये जो इसको हम रस्ट इसलिए कहते हैं, जिस तरीके से जंग लग जाती है लोहे के ऊपर, उसी तरीके से लीव्स और स्टेम्स के ऊपर लोहे पे लगने वाली जंग के रंग के रेडिश ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और उसके बाद में बटलर और ब्रिस्बाई ने ये बताया कि पक्सीनिया की लगभग 262 जातियाँ भारत में मिलती हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 700 इसकी जातियाँ मिलती हैं। और बहुत ही विनाशकारी रोग है ये। और इसको इंडिया में कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि रतवा है, रोली है, घेरीर है, तोम्बोरा है, गेरुआ है। ये सारे रोग हैं जो कि अलग अलग जगह पर इन नामों से जाने जाते हैं। किसको? रस्ट डिसीज़ को ये इन्हीं नामों से पुकारते हैं। और इसकी जितनी भी जातियां हैं वो इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होती हैं, अविकल्पी परजीवी होती हैं, सिर्फ परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। अगर हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को देखें तो एलेक्सोपोलस ने 1962 में इसको डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यू माइकोटिना, बेसिडियोमाइस्टीज, हेट्रोबेसिडियोमाइसिटिडी, यूरिडिनेल्स, पक्सीनिएसी एंड पक्सीनिया, ये क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद एलेक्सोपोलस एंड मिम्स ने 1979 में इसको फिर से क्लासिफाई किया। माइसिटी जगत, डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास बेसिडियोमाइस्टीज, सब क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरिडिनेल्स, फैमिली पक्सीनिएसी, जीनस पक्सीनिया, जिसकी जातियाँ 700 जातियाँ हैं और भारत के अंदर 262 स्पीशीज़ पाई जाती है। अगर हम देखें तो जो इसका इन्फेक्शन है, रस्ट डिजीज़ जो होती है वो गेहूं में तीन तरह की डिजीज़, तीन तरह के पैथोजेंस जो होते हैं, तीन तरह की स्पीशीज़ के द्वारा की जाती है। पक्सीनिया की कुछ जातियाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अभी तक जितनी भी फंजाई हमने पढ़ी उनके अंदर जो कंप्लीट लाइफ साइकिल थी वो एक ही होस्ट के ऊपर पूरी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर कुछ जातियाँ ऐसी हैं, कौन सी? पक्सीनिया ग्रैमिनिस और पक्सीनिया कोरोनेटा, ये दो स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि जिनको लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत होती है। ऐसी जातियों को हम हेट्रोशियस स्पीशीज़ कहते हैं। हालांकि पक्सीनिया की एस्पेरेगाई, बटलेराई, मेंथी, पल्वेरुलेंटा, ये कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि ऑटोशियस होती हैं और एक ही होस्ट के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल पूरा करती हैं। लेकिन दो स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि हेट्रोशियस होती हैं। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस की लाइफ साइकिल हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये कैसी है? हेट्रोशियस है एंड इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल ऑन 2 होस्ट। जो दो होस्ट होते हैं उनमें से एक तो मेन होस्ट होता है और दूसरा ऑल्टरनेट होस्ट होता है। तो पक्सीनिया की 3 स्पीशीज़ होती हैं। पक्सीनिया ग्रैमिनिस वैरायटी ट्रिटिसाई, दूसरी पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस और तीसरा पक्सीनिया रिकॉन्डेटा। पक्सीनिया ग्रैमिनिस वैरायटी ट्रिटिसाई कॉजेज ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। ये तने पे होती है और इसके जो पश्चूल्स होते हैं वो, या धब्बे होते हैं, वो काले रंग के होते हैं।
पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस जो होती हैं वो पीले रंग की, इसको हम येलो रस्ट भी कहते हैं, और पीले रंग की इसके अंदर पस्टूल्स होते हैं और वो स्ट्राइप्स में होते हैं, धारीदार होते हैं, मतलब जो उसके जो स्पॉट्स हैं वो धारियाँ बना रहे होते हैं, सीरीज में धारियों में व्यवस्थित होते हैं। उसके अलावा पक्सिनिया रिकॉन्डिटा को हम लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट भी कहते हैं। इसके जो पस्टूल्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं एंड दे आर फाउंड ऑन लीव्स। तो पक्सिनिया ग्रैमिनीस वैरायटी ट्रेटिसाइज स्टेम रस्ट। तो अगर प्रैक्टिकल में आपको गेहूं की स्टेम जिसके ऊपर काले काले धब्बे हैं वो दिया जाता है तो वो पक्सिनिया ग्रैमिनीस वैरायटी ट्रेटिसाई है, और अगर लीफ दी जाती है तो वो पक्सिनिया रिकॉन्डिटा है। और अगर येलो येलो बहुत सारी स्ट्राइप्स में लगे हुए पस्टूल्स दिखाई देते हैं तो वो है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको टेल्यूडोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इनके स्पोर्स होते हैं। तो ब्लैक रस्ट के स्पोर्स पॉइंटेड, ऊपर से पॉइंटेड स्पोर्स होते हैं। ये ब्लैक रस्ट के स्पोर्स हैं, ये स्ट्राइफॉर्मिस के हैं, और ये पक्सिनिया रिकॉन्डिटा के हैं, स्लाइटली बिगर इन साइज। तो ये तीनों का डिफरेंस हो गया। अब हम आते हैं इसकी लाइफ साइकिल पे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी, पहली तो मैक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल कहलाती है ये, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल में बहुत सारी तरह के स्पोर्स बनते हैं। 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं लाइफ साइकिल में। एक तो होते हैं यूरोडोस्पोर्स, एक होते हैं टेल्यूडोस्पोर्स या टीलियोस्पोर्स, एक होते हैं बेसिडियोस्पोर्स, एक होते हैं पिक्निडियोस्पोर्स या पिक्नियोस्पोर्स, और एक होते हैं एसिडियोस्पोर्स या एसियोस्पोर्स। तो ये 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं। अब ये जो 5 तरह के स्पोर्स बने, इनमें से 2 स्पोर्स तो पाए जाते हैं वीट के ऊपर। प्राथमिक परपोषी या गेहूं पे जो पाई जाती हैं वो हैं यूरोडोस्पोर्स और टेल्यूडोस्पोर्स। सॉइल के अंदर पाए जाते हैं बेसिडियोस्पोर्स, और ऑल्टरनेट होस्ट जो होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं पिग्मी और एसिडियोस्पोर्स। पक्सिनिया ग्रैमिनिस का जो प्राइमरी होस्ट वीट है, और उसका वैकल्पिक परपोषी जो है वो बारबेरी की पत्ती है। बारबेरी एक बहुत छोटा सा पौधा होता है जो कि बिल्कुल ज़मीन के ऊपर रेंगता हुआ सा रहता है, और बहुत ऊंचा नहीं होता है। बर्बेरिस वल्गेरिस इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ बारबेरी लीफ, जो कि अधिकतर पहाड़ों के अंदर पाया जाता है। तो वो उसका ऑल्टरनेट होस्ट है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फीचर है कि पक्सिनिया जो है वो प्लेन्स के अंदर भी पाया जाता है और पहाड़ों में भी पाया जाता है, लेकिन इसके कंप्लीट लाइफ साइकिल के ऑल्टरनेट होस्ट और प्राइमरी होस्ट ये दोनों प्रेजेंट होते हैं पहाड़ों में। सो बारबेरी लीफ इज़ फाउंड इन हिल्स, इसलिए उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल जो पाई जाती है वो पहाड़ों में पाई जाती है। प्लेन्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो यूरोडोस्पोर्स के से होता है, जो कि हवा के साथ बह करके प्लेन्स में लगे हुए गेहूं के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ जर्मिनेट करते हैं और यूरोडो और टेल्यूडोपस्टूल्स बनाते हैं। तो प्लेन्स के ऊपर लाइफ साइकिल की कौन कौन सी स्टेजेस पाई जाती हैं? यूरोडोस्पोर्स, टेल्यूडोस्पोर्स जो कि वीट पे होती हैं, और बेसिडियोस्पोर्स। बस बारबेरी लीफ पाई जाती है पहाड़ों में, तो पहाड़ों में इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। ये इंटरेस्टिंग सी फीचर है। अगर हम एक बड़ा सा एक ब्रॉडली हम देखें लाइफ साइकिल में, तो ये इसकी हो गए
यूरोडोस्पोर्स, दीज आर यूरोडोस्पोर्स। ये फर्स्ट टाइप के स्पोर्स हैं। ये दूसरी तरह के स्पोर्स हैं टेलिटोस्पोर्स। ये जर्मिनेट करते हैं कहाँ पर? सॉइल में। ये सॉइल में जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके ये बेसिडियोस्पोर्स बना लेंगे। ये देखिए, एक ये 22 सेल्ड होते हैं और एक सेल, हर सेल से 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये पहले इसमें बेसिडियम बनता है और बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। अब ये बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं ये बारबेरी लीफ के ऊपर, दिस लाइफ साइकिल इज इन बारबेरी लीफ। तो बारबेरी लीफ पे ये पहले पिक्निडियल कप बनाएंगे और फिर उसके बाद बारबेरी लीफ की ऊपर वाली सतह है जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ पर तो ये पिक्निडियल कप बनाएंगे और पिक्नियोस्पोर्स बनाएंगे। और पिक्निडियल कप के नीचे की तरफ, दैट इज़ ऑन द डॉर्सल सरफेस, ये एसिडियल कप या एसियोस्पोर्स बनाएंगे। और ये एसियोस्पोर्स फिर वापस वीट को इन्फेक्ट करेंगे और यूरिडोपस्चुल्स बनाएंगे। तो ये कंप्लीट इसकी लाइफ साइकिल होती है। अब आप ये देख सकते हैं लाइफ साइकिल ये हो गई सॉइल में, ये तो सॉइल में स्टेज हो गई। टेलिटोस्पोर्स ने बेसिडियम बनाया जिस पे बेसिडियोस्पोर्स बन गए। बेसिडियोस्पोर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव तरह के। पॉजिटिव वाले ने पॉजिटिव तरह की पिक्निडियल कप बना लिया, नेगेटिव वाले ने नेगेटिव तरह की पिक्निडियल कप बना लिया। अब उसके बाद में फिर ये बारबेरी लीफ पे हो गई सिर्फ दो तरह के स्पोर्स, पिक्नियोस्पोर्स और एसियोस्पोर्स। इनकी शेप और साइज़ हम लोग आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर ये वीट के ऊपर जर्मिनेट करते हैं, ये यूरिडोस्पोर्स बना लेते हैं। यूरिडोस्पोर्स के बाद में वीट के ऊपर ही टेलिटोस्पोर्स बनते हैं और तब तक वीट कटने की स्टेज आ जाती है। तो वो कटने के बाद जो फसल खेत में पड़ी होती है तो उस मिट्टी के अंदर पत्तियों से ये बेसिडियोस्पोर्स जो आ जाते हैं, जो कि जर्मिनेट करते हैं और बेसिडिया बना लेते हैं। ये बारबेरी लीफ के ऊपर लाइफ साइकिल है। बेसिडियोस्पोर है, पत्ती के ऊपर जर्मिनेट किया। ये मैं सारी लाइफ साइकिल्स आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि ये बहुत क्लियर हो जाए, बिकॉज पक्सीनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमको सारी लाइफ साइकिल्स, हमको कंप्लीट लाइफ साइकिल बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। बेसिडियोस्पोर है वो बारबेरी लीफ के ऊपर जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर एंटर कर गया। अंदर उसने एक मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाया, बिकॉज जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो एक केंद्रक वाले होते हैं। ये बेसिडियोस्पोर है, उसमें एक न्यूक्लियस है और ये बेसिडियोस्पोर ने जर्मिनेट किया तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बना लिया। उस मोनोकैरियोटिक माइसीलियम पर स्पर्मेशिया बनते हैं। ये पिक्निडियल का पिक्निडियोस्पोर्स बन गए। पिक्निडियल कप के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। और ये नीचे की तरफ यहाँ पे एसिडियल कप बन गया और उसमें एसियोस्पोर्स बने। अब होता क्या है एक्चुअली, कैसे बनते हैं? पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, ये तो पक्सीनिया की स्पीशीज़ हो गई। और इनके ऑल्टरनेट होस्ट हैं, पक्सीनिया ग्रामिनिस का है बारबेरिस वल्गैरिस, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा का है थैलेक्ट्रम फ्लेवम और आइसोपायरॉन, और पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस का ऑल्टरनेट होस्ट का अभी तक पता नहीं है। अब ये डिफरेंस होता है
यूरिडोस्पोर्स और टेलिडोस्पोर्स में। यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं इसके, ये सिंगल सेल्ड होते हैं और हर इसके अंदर दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, एक पॉजिटिव टाइप का और एक नेगेटिव टाइप का। अपोजिट स्ट्रेन के न्यूक्लियाई होते हैं और इसके अंदर 4 जर्म पोर्स पाए जाते हैं। कितने? 4 जर्म पोर्स पाए जाते हैं और इनकी वॉल जो होती है वो एक्साइन होती है, बाहर की कंटिकीय वॉल होती है और अंदर वाली इंटाइन होती है। दे अराइज ऑन अ स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जबकि टेलिडोस्पोर्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये बाई सेल्ड होते हैं और बाई सेल्ड के अलावा प्रत्येक कोशिका के अंदर हर सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। थिक वॉल्ड होता है ये और हर सेल में अपोजिट स्ट्रेन के 2 न्यूक्लियाई होते हैं। और जर्म पोर्स होते हैं ऊपर वाली सेल में, तो ऊपर की तरफ एक जर्म पोर होता है जिससे कि जर्म ट्यूब निकलती है और नीचे वाली सेल में जो सेप्टम है उस सेप्टम के पास से जर्म ट्यूब निकलती है। तो ये प्लेसेस हैं जहाँ से जर्म ट्यूब निकलती है। इसके बाद हम आते हैं यूरोडोपस्यूल। अब ये जर्मिनेट कर गया। स्पोर जो है यूरोडोस्पोर, या ये किससे बना है? या तो 2 डाइकैरियोटिक है। एसियोस्पोर्स भी 2 न्यूक्लियाई वाले होते हैं। एसियोस्पोर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एसियोस्पोर्स भी पेंटागोनल होते हैं और इनके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ये वीट का पौधा है। अब ये एसियोस्पोर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके एक डाइकैरियोटिक 2 केंद्रक वाला माइसीलियम, जिसकी प्रत्येक कोशिकाएं के अंदर 2 न्यूक्लियाई हों, ऐसी सेल्स वाला बहुत बड़ा सारा माइसीलियम बना लेगा। किस पर? वीट पर। यह है एसियोस्पोर। या तो एसियोस्पोर या फिर प्लेन्स में पहाड़ों से हवा के साथ में आए हुए यूरिडोस्पोर्स, उनसे वो आकर के पत्ती पे पड़ेंगे। पड़ने के बाद स्टोमेटा से वो अंदर एंटर करेंगे। ये देखिए, ये यूरिडोस्पोर ये जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करने के बाद इसने एप्रेजोरियम बना लिया यहाँ पर और उस एप्रेजोरियम से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और ये ब्रांचेस इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, वीट के अंतराकोशिक अवकाश के अंदर बहुत सारा माइसीलियम बना लेंगी और वो माइसीलियम जो होगा वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ? एपिडर्मिस के नीचे। जब वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो उससे ऊपर की तरफ यूरिडोस्पोर्स बनने शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे यूरिडोस्पोर्स बन जाएंगे। तो जब बहुत सारे यूरिडोस्पोर्स बन जाएंगे तो दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द एपिडर्मिस और एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगी और ये यूरिडोस्पोर्स बाहर दिखाई देने लग जाएंगे ब्राउन कलर के स्पॉट्स की तरह से। तो इस पस्ट्यूल को, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरिडोपस्ट्यूल, जहाँ पर बहुत सारे यूरिडोस्पोर्स बनते रहते हैं। अब क्या हुआ? जब तक कंडीशंस फेवरेबल हैं कंटिन्यूसली यूरिडोस्पोर्स बनते रहते हैं। ये यूरिडोस्पोर हटा यहाँ से हट के हेल्दी लीफ के ऊपर उसने इन्फेक्शन कॉज किया और उस हेल्दी प्लांट के ऊपर वापस से यूरिडोपस्ट्यूल बना लेगा और ये लगातार नए नए यूरिडोस्पोर्स बनते रहते हैं इस जगह पर और वो हवा के साथ में या पानी के साथ में या कोई भी जो औजार वगैरह होते हैं उनके साथ में वो हेल्दी प्लांट्स के ऊपर जाते रहते हैं और वहाँ पर जर्मिनेट करके नया इन्फेक्शन कर देते हैं। लेकिन जब कंडीशंस थोड़ी अनफेवरेबल होने लगती हैं तो ये इसी जगह पर, जहाँ पर अभी यूरिडोपस्ट्यूल बन रही थी, उसी जगह पर अब टेल्यूडोपस्ट्यूल बनना शुरू हो जाता है। प्लेस इज़ द सेम,
यूरोडो की जगह टेलिडोस्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। और टेलिडोस्पोर्स जो होते हैं, इनके अंदर भी मैंने आपको बताया था, हर सेल में 2-2 न्यूक्लियाई होते हैं। आपको सिर्फ एक एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है हर सेल में, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत अधिक मैच्योर टेलिडोस्पोर है। एक्चुअली जब टेलिडोस्पोर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर के दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर के ये द्विगुणित केंद्रक बना देते हैं। दिस इज 2n, ये 2n है। और ये क्यों बना है? क्योंकि इसकी जो सेल थी उसमें पहले 2 न्यूक्लियाई थे, ये n, ये n, और इन्होंने फिर ये बना लिया, ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ किए और इन्होंने 2n न्यूक्लियाई बना लिए। तो दिस इज़ द लेटर स्टेज ऑफ टेलिडोस्पोर। इसको हम टेलिडोसोरस कहते हैं और उसमें टेलिडोस्पोर्स। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस, देखिए ये लिखा हुआ है डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनने के बाद इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है केंद्रक में, और कितने 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। देखिए आपको ये 4 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं सी डायग्राम में। 4 न्यूक्लियाई बने और एक जर्म ट्यूब निकल गई। आपको बताया था एपिकल सेल, ऊपर वाली सेल जो है उसमें ऊपर से, और नीचे वाली सेल में सेप्टम के पास से जर्म ट्यूब निकल जाती है, जिसको हम प्रोमाइसीलियम कहते हैं। अब इस प्रोमाइसीलियम के अंदर ये केंद्रक शिफ्ट हो जाता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रक बन जाते हैं और ये इसको अब हम प्रोबेसिडियम कहने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेसिडियम। ये देखिए प्रोबेसिडियम कहलाता है, जिसके अंदर 4 न्यूक्लियाई हैं। अब इनके बीच में ये सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ सेप्टा बन गए, और हर एक सेल जो होती है, ये इस बेसिडियम की जो 4 सेल्स हैं, हर एक सेल से एक स्पोर बन जाता है, जिसको कि हम बेसिडियोस्पोर कहते हैं, और न्यूक्लियस बेसिडियोस्पोर में शिफ्ट हो जाता है। तो हर सेल से 4 स्पोर्स बनते हैं, 2 तो पॉजिटिव स्ट्रेन के और 2 नेगेटिव स्ट्रेन के। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो यूरोडोस्पोर बने, टेलिडोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स बने। अब बेसिडियोस्पोर्स किस पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे? बारबेरी लीफ के ऊपर करेंगे। हम आ गए बारबेरी लीफ पे। बारबेरी लीफ की जो डॉर्सल वेंट्रल सरफेस है, वहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे, और डॉर्सल सरफेस पे भी आपको बेसिडियल कप्स ऐसे स्पॉट्स के रूप में दिखाई देंगे। आप अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं पत्ती का, ये ट्रांसफर सेक्शन आपने काटा, तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये तो हो गई सबसे पहले हम पिक्निडियल कप की बात करें। पिक्निडियल कप बनता है एक पॉजिटिव तरह का बेसिडियोस्पोर, पॉजिटिव तरह का बेसिडियोस्पोर आके पड़ा पत्ती के ऊपर, है ना, वो जर्मिनेट किया और जर्मिनेट करके वो स्टोमेटा से अंदर चला गया और उसने बहुत सारा माइसीलियम बना लिया यहाँ पर। ठीक है, वो कैसा था? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होगा सारा, और पॉजिटिव टाइप का माइसीलियम बना, और उस माइसीलियम ने ये कप बनाया जिसको कि हम कहते हैं पॉजिटिव तरह का पिक्निडियल कप। ऐसे ही किसी जगह नेगेटिव तरह का स्पोर पड़ा, उसने नेगेटिव तरह का पिक्निडियल कप बना लिया। अब इस पिक्निडियल कप के अंदर क्या होता है? इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं।
हर एक जो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम स्पर्मोगोनियम। दिस कप इज नोन एज द स्पर्मोगोनियम या पिक्निडियम। अब इस पिक्निडियम या स्पर्मोगोनियम को अगर हम देखें, ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और इसके चारों तरफ एक मोटी सी भित्ति होती है और इस भित्ति की भीतरी सतह पे तीन तरह के, अंदर की तरफ यहाँ पे तीन तरह के कवक तंतु, तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देते हैं। पहला है स्पर्मेशियोफोर। स्पर्मेशियोफोर जो होते हैं वो भित्ति से गुहा की तरफ निकले हुए ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक केंद्रकीय तंतु होते हैं और इनके शीट्स से बार बार एक केंद्रकीय बीजाणु का विकास होता है जिनको स्पर्मेशिया या पिक्निडियो स्पोर्स या पिक्नियो स्पोर्स कहते हैं। दीज आर दी स्ट्रक्चर्स। ये पिक्निडियोफोर या स्पर्मेशियोफोर हो गए। इनसे ऊपर की तरफ पिक्निडियोस्पोर्स या पिक्नियोस्पोर्स या स्पर्मेशिया, तीन नाम है, वो करते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी पैराफाइसिस होते हैं। दीज आर पैराफाइसिस, जो कि ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं और ये स्टेराइल होते हैं, लंबे पतले स्टेराइल बंधे तंतु होते हैं जो कि किसी भी तरह के रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले रहे, लाइफ साइकिल में कहीं रोल प्ले नहीं कर रहे और ये ओस्टियोल के पास होते हैं। एक और हाइफी होते हैं रिसेप्टिव हाइफी, और ये रिसेप्टिव हाइफी ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं और इनके ये ऊपर से फ्लैट होते हैं, थोड़े से इस तरीके के हाइफी होते हैं जो कि ऊपर से थोड़े से फ्लैट होते हैं। इनको हम फ्लेक्सियस हाइफी या रिसेप्टिव हाइफी कहते हैं। ये भी स्पर्मोगोनियम की भित्ति से बनते हैं, पतले टेढ़े होते हैं, ब्लंट सिर वाले होते हैं। मैंने आपको बताया ब्लंट सिर वाले होते हैं और पटयुक्त हो सकते हैं, शाखित हो सकते हैं या अशाखित हो सकते हैं। अब इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटाइजेशन। मैंने आपको बताया एक पॉजिटिव तरह का स्पर्मोगोनियम है और इसके पास ही एक नेगेटिव तरह का स्पर्मोगोनियम है। उसके अंदर भी ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स बनी। दिस इज पॉजिटिव टाइप एंड दिस इज द नेगेटिव टाइप। ये पॉजिटिव तरह के बेसिडियोस्पोर से बना, ये नेगेटिव वाले से बना। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हैं, चाहे वो पिक्निडियोफोर्स हो, पिक्नियोस्पोर्स हो, पैराफाइसिस हो, रिसेप्टिव हाइफी हो या इसकी वॉल हो, मोटी भित्ति हो, सारी कोशिकाएं कैसी होंगी? वैसी होंगी जैसे पॉजिटिव तरह का बेसिडियोस्पोर है, तो सब पॉजिटिव स्ट्रेन वाली होंगी। इसके पास में जो है वो नेगेटिव स्ट्रेन वाली अगर स्पोर आके गिरा तो, या उसके पास के किसी और पौधे के ऊपर नेगेटिव तरह का गिरा तो वहाँ पे नेगेटिव तरह का बन गया। अब ये देखिए, ये जो पिक्नियोस्पोर्स होते हैं ये सब टिप पे ही बन रहे हैं। यहाँ पे ये एक सेंटेड मैट्रिक्स के अंदर ये स्पोर्स ये बाहर निकलते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे, ये सारे जो स्पोर्स हैं ये एक मीठे और खुशबू वाले लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर ये बाहर निकलते हैं। तो ये जो सेंटेड एंड स्वीट सब्सटेंस होता है ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उस मकरंद को लेने के लिए इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है, उसके माउथ पार्ट्स पे या उसके पैरों के ऊपर या उसके पंखों के ऊपर ये पिक्नियोस्पोर्स चिपक जाते हैं और वो इंसेक्ट जब वापस नेगेटिव टाइप के स्पर्मोगोनियम या पिक्निडियम पे पहुंचता है तो जब वो वापस से इसके
ओस्टियोल में अपना मुंह डालता है या कोशिश करता है इस मकरंद को लेने की, तो कुछ पॉजिटिव वाले नेगेटिव में छूट जाते हैं। तो अब सोचिए, और ऐसा ही वाइसी वर्सा होता है, नेगेटिव वाले से चल करके वो पॉजिटिव वाले में पहुंच गए। अब क्या होता है कि ये जो रिसेप्टिव हाइफा होता है ना, पॉजिटिव वाले का जो रिसेप्टिव हाइफा है उसके अंदर ये पॉजिटिव तरह का केंद्रक था। इस पे आकर के इसके कांटेक्ट में आया नेगेटिव तरह का पिक्नियोस्पोर। उनके बीच की कांटेक्ट वॉल डिसॉल्व हुई और ये जो नेगेटिव तरह का जो न्यूक्लियस था ये इसके अंदर प्रवेश कर गया। और ये सेल कैसी हो गई? 2 केंद्रक वाली बन गई। किसमें? रिसेप्टिव हाइफा। रिसेप्टिव हाइफा फ्लैट होता है ना, वो इसलिए ही फ्लैट होता है कि यहाँ पे आकर के पिक्नियोस्पोर चिपक जाए और यहाँ से उसका न्यूक्लियस इसमें आ जाए। तो इसका खुद का तो न्यूक्लियस था ही था पॉजिटिव वाले का, नेगेटिव तरह का पिक्नियोस्पोर का केंद्रक भी इसमें आ गया। तो 2 अपोजिट स्ट्रेन के केंद्रक इसके अंदर आ गए रिसेप्टिव हाइफा में। अब ये रिसेप्टिव हाइफा की ये बेस पे आ गए। यहाँ आने के बाद यहाँ आ गया 2 सेल वाली, 2 केंद्रक वाली सेल एक यहाँ आ गई। उसने यहाँ पे वापस डिवीजन किए और बहुत सारा माइसीलियम यहाँ पे बना लिया। यहाँ सब माइसीलियम बन गया। कैसा माइसीलियम? 2 केंद्रक वाला। 2 केंद्रक वाला माइसीलियम यहाँ पर ये बहुत सारा बन गया। ये सब ऐसे ऐसे सेल्स बन गई। ये सारा माइसीलियम इन्होंने बना लिया। जब ये बहुत सारा माइसीलियम बन गया, ये एक सेल कहाँ थी? ये रिसेप्टिव हाइफा यहाँ पे भी है, यहाँ पे माइसीलियम में आ गए। अब ये 2 सेल वाली जो 2 केंद्रक वाली जो माइसीलियम था, सेकेंडरी माइसीलियम, इसने नीचे की तरफ पिक्निडियल कप बना लिया। कौन सा? सेकेंडरी माइसीलियम ने, जो रिसेप्टिव हाइफा और पिक्नियोस्पोर के यूनियन से जो 2 केंद्रक वाली कोशिका बनी, उससे बने हुए जो माइसीलियम था, द्वितीयक माइसीलियम जिसके अंदर 2 केंद्रक थे, उसने नीचे की तरफ एक पिक्निडियल कप बना लिया। और इस पिक्निडियल कप में बहुत सारे पिक्निडियल कप नहीं, एसिडियल कप बना लिया। ये दिस इज डाइकैरियोटिक हाइफा। ये डाइकैरियोटिक हाइफा, इससे एसिडियल कप बन गया ये पूरा, जिसकी वॉल कहलाती है पेरिडियम। द वॉल ऑफ द एसिडियल कप इज नोन एज पेरिडियम। एंड फ्रॉम दिस हाइफा, फ्रॉम दिस डाइकैरियोटिक हाइफा, on the dorsal surface certain hyphae arise downwardly and these are known as एसियोफोर्स। इनको हम एसियोफोर्स कहते हैं। और ये इस एसियोफोर्स से के टिप से बहुत सारे एसियोस्पोर्स कटते हैं, लगातार कटते रहते हैं। एक एसियोस्पोर और उसके बीच में एक स्टेराइल सेल जिसको डिसजंक्टर कहते हैं, फिर एक एसियोस्पोर, फिर एक स्टेराइल सेल। इस तरीके से इसमें एसियोस्पोर्स और डिसजंक्टेड सेल इंटरकैलरी सेल होती है। एक्चुअली इस इंटरकैलरी सेल का फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्ब करके फूलना और एसियोस्पोर्स को एक दूसरे से पृथक करना। तो यहाँ पर ये 2 न्यूक्लियाई वाले एसियोस्पोर्स बन जाएंगे और उनके बीच बीच में ये डिसजंक्टर्स बन जाएंगी, या वियोजक कोशिकाएं कहते हैं इनको। ये श्रृंखला में बनती हैं और जब बहुत सारे बन जाते हैं तो नीचे की एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस ऑफ बारबेरी लीफ के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिसके कारण उसकी लोअर एपिडर्मिस फट जाएगी और ये जो पश्यूल्स हैं, या हम कहें कि एसिडियल कप्स हैं,
ये एक्सपोज हो जाएंगे और एसियोस्पोर्स पैचेस के रूप में दिखाई देंगे ऑन द लोअर एपिडर्मिस। अब ये जो एसियोस्पोर्स निकले, ये एसियोस्पोर्स, इनके अंदर कई सारे जर्म पोर्स होते हैं, कहीं से भी वो जर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये जर्मिनेट किस पे करेंगे? दीज एसियोस्पोर्स विल जर्मिनेट ऑन वीट विच ग्रोज ऑन हिल्स। पहाड़ों पर बारबेरी लीफ से निकले हुए एसियोस्पोर्स पहाड़ों पे उगने वाले वीट के ऊपर डिजीज कॉज करेंगे और वो क्या बना लेंगे? एक सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा जो कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगा, क्योंकि ये डाइकैरियोटिक है इसलिए माइसीलियम भी डाइकैरियोटिक बनेगा। और उस डाइकैरियोटिक माइसीलियम से क्या बन जाएंगे? यूरिडोपस्यूल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से पक्सिनिया की लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट होती है। आप एक बार दिस इज द लीनियर डायग्राम हम देखें। देखिए बेसिडियोस्पोर्स हैं, पॉजिटिव 2 नेगेटिव स्ट्रेन के सॉइल में बने। ये सॉइल में बने, ये जर्मिनेट किए बारबेरी की पत्ती के ऊपर, ऑल्टरनेट होस्ट के ऊपर। इसने माइसीलियम बनाया, पॉजिटिव वाले ने पॉजिटिव तरह का, नेगेटिव वाले ने नेगेटिव तरह का बना लिया। पॉजिटिव स्पर्मोगोनियम बनी, नेगेटिव स्पर्मोगोनियम बनी। दोनों स्पर्मोगोनियम में पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव रिसेप्टिव हाइफा और स्पर्मेशिया बने, नेगेटिव वाले में भी नेगेटिव रिसेप्टिव हाइफा और नेगेटिव स्पर्मेशिया बने। नेगेटिव रिसेप्टिव हाइफा और पॉजिटिव, गलत ये है, नेगेटिव रिसेप्टिव हाइफा और पॉजिटिव स्पर्मेशिया, इन दोनों के यूनियन से स्पर्मेटाइजेशन हो गया। और नेगेटिव स्पर्मेशिया और पॉजिटिव रिसेप्टिव हाइफा, इनके यूनियन को स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना। डाइकैरियोटिक माइसीलियम से फिर ऊपर नीचे की तरफ एसिडियल कप बना। एसिडियल कप के अंदर एसियोस्पोर्स बने। ये विंड या रेन से स्प्रेड किए। ये एसियोस्पोर्स जर्मिनेट किसके ऊपर हुए? प्राइमरी होस्ट या वीट के ऊपर। इन्फेक्शन कॉज किया, इसने माइसीलियम बना लिया। माइसीलियम से यूरिडोसोरस बने, यूरिडोस्पोर्स बने, वो वापस विंड और रेन से वापस जर्मिनेट हुए, स्टोमेटा के थ्रू पेनिट्रेट हुए, फिर नए वीट को इन्फेक्शन कॉज करते रहे अंडर फेवरेबल कंडीशंस, या हवा के साथ में वो प्लेन्स में आ गए। और फिर उसके बाद में इसी जगह पर टेलिटोस्पोर्स बनने शुरू हो गए। प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे जैसे आने लगी, बाइसेल्ड टेलिटोस्पोर्स बने जिनके अंदर कैरियोगेमी हुई और मैच्योर टेलिटोस्पोर बन गया यूनिन्यूक्लिएट। पहले बाइन्यूक्लिएट थे, अब यूनिन्यूक्लिएट हो गए। फिर उनके अंदर जर्मिनेशन हुआ। जर्मिनेशन के बाद में उनके जो केंद्रक था उसमें मियोसिस हुआ, और मियोसिस के पश्चात जब मियोसिस हो गया तो मियोसिस के बाद एपीबेसिडियम बना जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स बन गए। सो डिप्लोफेज सॉइल के अंदर, हेप्लोफेज आई, डिप्लोफेज वीट ये सॉइल में आई। उसके बाद में बारबेरी में हेप्लोफेज होगी, डाइकैरियोफेज वीट के अंदर आई। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पेक्नीडियम, लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया। बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिकरेंस ऑफ वीट इन प्लेन्स भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आई रिपीट कि जो लाइफ साइकिल है पक्सिनिया की वो कंप्लीट होती है पहाड़ों में, और प्लेन्स के अंदर जब रिकरेंस होता है वीट का रस्ट डिजीज़ का, तो वो पक्सिनिया के यूरिडोस्पोर्स के द्वारा होता है, जो कि जब हवाएं पहाड़ों से
प्लेन्स की तरफ चलती हैं तो उन हवाओं के साथ में ये यूरिडोस्पोर्स आ जाते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के अंदर ये कंप्लीट होता है। सो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है और हवाओं के साथ में ये प्लेन्स में आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पक्सिनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज इट एंड prepare for your final examination. Thank you.